बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज की, मोदी L2, क्योंकि 2 साल लगभग पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार को। तो क्या इन 2 सालों में मोदी सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए? हमने आपके सामने 4 योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रखा, आपके सामने 2 और योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, जनधन और स्टार्टअप इंडिया। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करते हैं एक्सपर्ट से। 6,000 से अधिक प्रविष्टियां। प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। जनधन के बारे में कहा जाता है कि ये मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में शामिल की जा सकती है। 27 अप्रैल को 21 करोड़ 68 लाख अकाउंट खोले गए। 27 अप्रैल 2016 तक इन खातों में कुल रकम 36,795 करोड़ थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके तहत 10 लाख तक का लोन मिलता है। अभी तक इस योजना के तहत कुल 1.22 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए जनधन योजना काफी सफल रही है। वहीं जनधन से जोड़ते हुए सरकार की सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना भी काफी सफल रही। डीबीटीएल से सरकार को 14,672 करोड़ की बचत हुई है। मोदी सरकार की सफल योजनाओं में से ये योजना पहले नंबर पर है। वहीं जनधन या बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना को लॉन्च किया था, जिसे स्टार्टअप की दुनिया ने हाथों हाथ लिया। 31 मार्च 2016 को डीआईपीपी ने स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया है। हालांकि इन सुधारों का स्वागत हो रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि हालात अभी नहीं बदले हैं। सबसे पहला ये पॉइंट था कि मैं एक ऐसे अनजान सीए के पास जाऊं जो स्टार्टअप्स के बारे में जानता है या जानती है, क्या उनको मालूम होगा इस पॉलिसी के बारे में, एज अपोज टू कि फैमिली सीए जो मैंने उनको कभी किसी स्टार्टअप इवेंट पे नहीं देखा है। सो ये एक डिलेमा आ गया था कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सारे सीएस के पास है स्टार्टअप्स के बारे में या नहीं। सेकेंड पॉइंट, ऑब्वियसली टैक्स एग्जेम्पशन एक पॉइंट है जो आपको कुछ सालों के लिए टैक्स नहीं पे करना होगा, जो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बट अगेन वो अप्रैल के बाद करना था। अब मुझे अगेन नहीं मालूम कि क्या मेरे सीए को पता है कि मेरे को वो सारे लाभ मिल सकते हैं या नहीं। सरकार ने स्टार्टअप के लिए मुद्रा योजना का ऐलान किया है, लेकिन स्टार्टअप कंपनियों का कहना है कि उन्हें सरकार की फंडिंग प्रोसेस की जानकारी नहीं है। इसमें कुछ फंड वगैरह मिल सके, उसके जो क्राइटेरिया हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्राइटेरिया है कि आप फंडेड होने चाहिए। अगर आप फंडेड हो तो आपको गवर्नमेंट से ग्रांट क्यों चाहिए? दैट मीन्स यू हैव प्रूवन रेवेन्यू मॉडल, राइट। अगर आपने मेरे को पहले दिन से बोल दिया कि पैसा कमाओ, तो पैसा तो सब्जी वाला कमा सकता है। कोई कन्वेंशनल बिजनेस आप करेंगे, पैसा आप अगले साल कमा सकते हैं। बट अगर आप स्टार्टअप कह रहे हैं तो स्टार्टअप के साथ इनोवेशन इनबिल्ट है, और जब इनोवेशन इनबिल्ट है उसका जेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट उस जेस्टेशन पीरियड में चाहिए, ना कि उसके बाद। पॉलिसी बनाना और उसे एनफोर्स करना अलग अलग चीज है। सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड की भी घोषणा की थी। इन फंड्स को पाने के लिए आपका स्टार्टअप पहले ही फंडेड होना चाहिए। ऐसे में आपके स्टार्टअप को इस फंड की क्या जरूरत पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं अब इस पर बात करूंगा अपने एक्सपर्ट से। देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, मदन सबनवीश मेरे साथ हैं, इनसे बात करूंगा। लेकिन आलोक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जल्दी से बताइए, जनधन योजना को लेकर क्या कहती है ब्यूरोक्रेसी? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सच्चाई क्या है? आपके पास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या जनधन योजना की? जल्दी से। बिल्कुल, देखिए, एक कह सकते हैं कि जनधन को लेकर एक बेस तैयार हो गया, क्योंकि 21.5 करोड़ जो खाते हैं, एक तरह से एक बेस उन्होंने तैयार कर दिया है। लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन, आखिर उस खातों का करेंगे क्या? क्योंकि जीरो बैलेंस बहुत ज्यादा अकाउंट है और उसको मेंटेन करना किसी भी एक गरीब मजदूर के बस की बात नहीं है। तो ऐसे में उस खाते में पैसे जाएं और किन तरीके से पैसे जाएं, ये सरकार को देखना होगा। अब इंप्लीमेंटेशन का समय है, तो ये सारी चीजें हैं जो ये सरकार को देखना होगा कि इन खातों से कैसे सरकार की जो सोच है वो उन लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक एड्रेस कर पाए सरकार, जिसके लिए जनधन खाते खोले गए। देवेंद्र शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप रूरल इकोनॉमी को लेकर काफी काम करते हैं, और रूरल इकोनॉमी में कहा गया था कि ये इस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना बहुत कामयाब रही है। 2 साल में क्या आपको ये योजना वैसी कामयाब दिखी जैसे सरकार दावे करती है, या आपका व्यू कुछ अलग है? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना जरूरी है कि जनधन योजना मतलब है कि हर एक के पास बैंक अकाउंट हो, वो बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ा रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये अच्छा कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। लेकिन ये मान के चलना कि सर इस जनधन से अकाउंट खोलने से जो गरीब आदमी है उसकी इनकम बढ़ जाएगी, मुझे लगता है ये कहीं पर हमारी सोच में कहीं गलती है। अगर ऐसे ही होता तो मुझे लगता है कि शहर में तो सबके पास अकाउंट्स हैं, तो उनको तो 7वें पे कमीशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। तो ये जो सोच हमारे देश में है कि जनधन योजना आ गई है तो उनका सारा इकोनॉमिक्स जो है, जो लेवल है,
वो बढ़ जनधन जाएगा, का ये सर गलत सर है। सर सर ये मैं बात हमें समझनी चाहिए। एक चीज यहाँ पे Problem बीच कहाँ पर है? में कहना चाहता हूँ, जनधन के लिए सरकार ने कहा कि डीबीटी का जो पैसा है वो सीधे उनके खाते में जाएगा, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, जो तमाम योजना है उनका पैसा डायरेक्ट उन तक जा सकेगा, बीच का जो कमीशन खोर है उनको हटा सकेंगे। क्या इसमें आपको कामयाबी दिखी है 2 सालों में? मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे अभी आपके साथी ने कहा, रिपोर्ट दी है कि भाई इतने कितने सारे जो अकाउंट्स हैं, परसेंटेज मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो भी खाली पड़े हैं। उसमें कारण ये है कि जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसके पास आप रोजी के लिए पैसा नहीं है, अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ बैंक अकाउंट को मेंटेन करेगा। तो प्रायोरिटी पहली हमारी ये होनी चाहिए कि हम उनके जो गरीब तबका है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, कहा था आते हुए कि ये गरीबों की सरकार होगी, तो गरीबों की सरकार होगी तो उस पर फोकस करना चाहिए कि उनकी इनकम कैसे बढ़े। वो इनकम बढ़ने के लिए हम गरीब को बिल्कुल हमने ठीक है सर, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से कहीं ना कहीं कोई सोच में कमी है, गरीब हमारे बाहर है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, अभी आपसे और भी रिएक्शन लेने हैं, लेकिन मदन सबनवीस आपके पास आऊंगा। आपका जनधन योजना पर क्या व्यू है सर? साथ ही स्टार्टअप्स को लेकर सरकार जो कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं इन 2 सालों में? ना, अगर हम गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम का इवैल्यूएट करना है, आई थिंक वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग और उनका इम्पैक्ट क्या है। जबकि गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन एनेबलर ऑफ रिफॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ने किया है दैट इज वेरी वेरी प्रेजवर्दी। But the other part, I think I'll agree with the other speakers also that ये जनधन जो आप बोल रहे हैं, there are lots of zero balance accounts और in a lots of ways no ये substitute किया है जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स है। जैसे कि ये नरेगा पेमेंट्स पहले तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जा रहे थे, now they're going into the जनधन अकाउंट। But I think to expect that it's going to change the complexion of people's lives, I think is a bit far-fetched. What we have to look at is to make sure that people get into the banking habit, or to that extent, I think it's been fairly successful. Similarly, if we're talking in terms of startup, I think we have to be a bit careful about it, क्योंकि हमने देखा है कि across the world that a large number of startups actually fail. So we should not really jump to this conclusion that just because the incentives being given, कोई भी major बदलाव आ जाएगा हमारे इकोनॉमी में। ठीक है। But it's a good thing for self-employed people to get certain kind of employment, get certain benefits. I think that's a positive. ओके सर, आप हमारे साथ रहिए। मतलब आपके हिसाब से जनधन को लेकर सरकार जो कर रही है, इसमें और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन चलिए 2 और बड़ी योजनाओं की बात करते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने 10 योजनाओं की बात की थी, 6 योजनाओं की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत की और सांसद ग्राम योजना की, जरा उसको भी देख लीजिए। उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं अपने दर्शकों, अपने रिपोर्टर से, और साथ ही बात करते हैं यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से। जब मैंने विचार रखा था तब तो मुझे लग रहा था बहुत चैलेंजेस है, तो अब नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि 8वीं 9वीं कक्षा की बच्चियां भी अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर ऐप बनाती हो और दुनिया में जाकर के इनाम जीत करके आती हो, मतलब मेरा देश स्वच्छ होके रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए न केवल आह्वान किया, बल्कि खुद हाथों में झाड़ू उठाकर मिशन पर अपनी गंभीरता साबित कर दी। स्वच्छ भारत मिशन की अब तक की तरक्की कुछ इस तरह है। शहरी इलाकों में मार्च 2016 तक कुल 25 लाख घरों में टॉयलेट बनाने का लक्ष्य था, लेकिन करीब 13.25 लाख टॉयलेट ही बनाए जा सके हैं, जबकि कुल 1 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स में से 68,500 टॉयलेट बने हैं। देश के कुल 39,000 से ज्यादा वार्ड्स में घर से कचरा इकट्ठा करने के लक्ष्य में से 34,000 में ये सेवा शुरू हो पाई है। अब बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना की। मोदी सरकार ने अक्टूबर 2014 में इसे लॉन्च किया था। हर एक सांसद को एक गांव गोद लेना था। वहीं जब हमने सांसद ग्राम योजना की पड़ताल की तो पता चला कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। 2019 तक कुल 2,200 गाँव का विकास होना था। आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में कुल 543 गाँव में से 499 गाँव ही सिलेक्ट किए गए हैं। दूसरे चरण में 45 लोकसभा सांसदों ने ही योजना का चयन किया है, जबकि राज्यसभा में 252 सांसदों में से केवल 10 सांसदों ने ही योजना का चयन किया है। कई सांसदों ने गांव तो गोद ले लिए हैं, लेकिन अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के गांव का हमने जायजा लिया। ये गांव गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने गोद लिया है। हम इस वक्त नीमका गांव में हैं और नीमका गांव नोएडा के सांसद और जो कि स्थानीय मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, महेश शर्मा ने इस गांव को गोद लिया था। जब से इस गांव को गोद लिया गया है उसके बाद से गांव की स्थिति में क्या बदलाव आया है? संजय जी, क्या स्थिति, क्या गांव में सड़कें बनी, नालियां बनी? जी नहीं, कुछ भी नहीं बना है। आप जनाब? ना, खड़ंजा कोई ना बना जी। खड़ंजा नहीं बना ना। आप तो प्रधान भी रह चुके हैं, क्या है गाँव की स्थिति? कोई भी कार्य नहीं हुआ, सिर्फ लाइट लगी है। लाइट लगी है बस।
इनका कहना है कि लाइट लगी है। आप बताइए क्या कुछ बदलाव आया? एक सोलर लाइट लगी है जी 50-40, उसके बाद तो और तो एक पैसा भी गांव में लगा नहीं है, ना कोई एक ईंट तक नहीं लगी। बात करें गांव वालों की तो इस गांव में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि गांव में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, इस वजह से ये लोग नाराज हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर महेश शर्मा की माने, उनके प्रतिनिधि की माने, तो उनका कहना है कि गांव में विकास होगा, वक्त लगेगा, क्योंकि जिन योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है उसमें वक्त लगता है और उसके बाद ही इस गांव का विकास हो पाएगा। लेकिन अब कितना वक्त लगेगा, इस बात का जवाब शायद उनके पास नहीं है। संतोष कुमार, जी मीडिया, नोएडा, नीम का गांव। तो ये हाल दिल्ली से सटे नोएडा के उस गांव का है जिसको सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ स्टेट महेश शर्मा ने गोद ले रखा है। वो नोएडा के सांसद हैं। अब जल्दी से बनारस चलते हैं। मेरे सहयोगी अमित सिंह वाराणसी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और क्लीन इंडिया की बात करेंगे, क्योंकि क्लीन इंडिया बहुत ही मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दिल के करीब है और उन्होंने कई ब्रांड एम्बेसडर्स को भी चुना था इसके लिए। अमित, आप बनारस में खड़े हैं और बनारस से अच्छा कोई शहर या कोई जगह नहीं हो सकती क्लीन इंडिया को मापने के लिए। जरा से बताइए, स्वच्छ भारत बनारस में कितना दिखता है और अगर पूरे यूपी की बात करें तो आपको कितना दिखता है स्वच्छ भारत? जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें कुछ अंतर है क्या? देखिए, निश्चित रूप से ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान। और ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीर देखिए, इसी जगह पर उन्होंने फावड़ा चलाया था, श्रमदान किया था और यहीं से अपने संसदीय क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। आज 80 की तस्वीर बदल चुकी है। आप देखिए, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये 1.5 दशक के बाद अब लोग इसको देख पा रहे हैं, नहीं तो पूरा सिल्ट से ये जमा हुआ था, भरा हुआ था। 80 की तस्वीर निश्चित रूप से बदली है, लेकिन यह तस्वीर शहर में या उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में दिखाई नहीं देती है। इसलिए 418वें नंबर पर जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के इंडेक्स में बनारस का नाम आता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय चिंतित हो जाता है। ऐसा क्यों है, हम अपने साथ जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। 80 की तस्वीर बनारस या दूसरे शहरों में क्यों नहीं दिख पाई, शहर के अंदर? देखिए, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर जब 125 करोड़ लोग अपना गैस के एलपीजी गिव अप कर सकते हैं, तो क्या ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकते हैं? कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन, कहीं ना कहीं राज्य सरकार, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी इसके लिए जिम्मेदार है। मुझे बताइए, आप तो यहाँ के पार्षद हैं, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने इतना ताकत लगा दिया, इतना उन्होंने अपना सामर्थ्य दिखाया, बावजूद इसके बनारस 418वें नंबर पर रहता है, क्यों? इसका कारण है इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। निश्चित चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री की मंशा है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव लॉबी है जिसको एग्जीक्यूट करना है, जिसको इंप्लीमेंट करना है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी दिखती है। और मैं देवेंद्र शर्मा आपके पास आऊंगा और क्लीन इंडिया की बात हम करते हैं। क्लीन स्वच्छ भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू लगाई और उसके बाद तमाम एम्बेसडर चुने, लेकिन जैसा कि अमित भी बता रहे, बनारस से 80 घाट तो साफ हो गया, लेकिन उसके बाद तमाम 70-80 गलियां बनारस की हैं, वो ऐसे कैसी पड़ी हैं। और बनारस क्या पूरे देश में आपको क्या दिखता है? क्लीन इंडिया का कुछ इंपैक्ट आपको दिखता है 2 सालों में? देखिए, क्लीन इंडिया एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की इंटेंशन बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है और शायद वो चाहते भी हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एम्बेसडर चुने थे, मुझे लगता है वहाँ कहीं गलती हो गई। वो एक फोटो आपके बाद आपने कभी देखा नहीं उनको कभी सड़क पे झाड़ू लेकर बैठे हुए या कुछ और सफाई करते हुए, तो वो एक गलती हो गई है। मुझे लगता है कि उन लोगों से हटकर आम जनता को कैसे अवेयर किया जाए, कैसे इन्वॉल्व किया जाए, वो एक बहुत बड़ा टास्क होना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं हमारा गैप रह गया है। और उधर भी अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली कम से कम पब्लिक प्लेसेस में तो हो। अब दिल्ली का रेलवे स्टेशन देखिए, अभी तक वो गंदा है। मैंने कई बार सुना कि इतनी साफ सफाई होगी, लेकिन आप जाइए किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, तो आपको दिक्कत कहाँ लगती है? मिलेगा। आप कह रहे हैं मंशा अच्छी है प्रधानमंत्री की, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की मंशा अच्छी, दिक्कत कहाँ लगती है आपको? 2 सालों में कहाँ आपको लगा जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई? इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपसे कहा कि जो फोकस होना चाहिए था वो आम जनता पे होना चाहिए था, हमारे कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस पे होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रिटीज पे होना चाहिए था। और वो जो सेलिब्रिटीज हैं वो किसी काम के नहीं है, वो हमने देख लिया है, क्योंकि वो एक दिन फोटो खिंचा के चले गए। लेकिन जहां करने की जरूरत थी, या अगर वो या आगे आए, दिखाएं कि वो कैसे लगातार लोगों के साथ देखे वो काम कर सकते हैं, वो नहीं किया। शायद प्रधानमंत्री को उनको कोक्स करना पड़ेगा, उनके पीछे लगना पड़ेगा। छोटा सा रिएक्शन, ठीक है सर, ठीक है, पूरा नहीं कर पाए। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए, आपसे और रिएक्शन लूंगा। लेकिन आलोक, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे सांसद आदर्श ग्राम योजना पर लूंगा। सांसदों को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव लीजिए और उसको आदर्श बनाइए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, सांसदों से बात करते हैं, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है 2 सालों में?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एमपी लैंड फंड का मामला है वो सांसदों का कहना है कि बहुत कम पैसा है, इस पैसे को एक तो डबल करना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब भी हम कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो पैसा जिलाधिकारी की तरफ से आता है, तो हमारे रिकमेंडेशन में और जिलाधिकारी की तरफ से पैसा रिलीज करने में बहुत वक्त लगता है और इसमें काफी पेचीदगियां हैं। इस वजह से जो है ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और एक गांव को सेलेक्ट करने पे दूसरे गांव वाले नाराज। चलिए ठीक है, मतलब साफ है कि इसमें भी कुछ पेच है जिनको देखना पड़ेगा। अब 2 योजनाएं और बच गई, उनके बारे में भी बताते हैं। उदय योजना और रेलवे का कायाकल्प, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने काफी अपनी मंशा जाहिर की थी और सुरेश प्रभु जिनको जिम्मा दिया गया उनके चर्चे भी हैं उनके काम को लेकर। ये दोनों योजनाओं के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और उसके बारे में बात करेंगे। जल्दी से देखिए रिपोर्ट। मैंने बीड़ा उठाया है, राज्यों से कहा है मुझे मदद कीजिए। आने वाले 1000 दिवस में इन 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प करके चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे बिजली का वादा किया था। अब हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई काम किया है। डिस्कॉम्स की हालत सुधारने के लिए मोदी सरकार उदय योजना लेकर आई। अनइंटरप्टेड कोल सप्लाई के लिए कोल लिंकेज पॉलिसी लाई गई। सोलर पार्क का ऐलान किया गया। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियों को सब्सिडी, 10 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे गए। सभी पावर प्लांट में 23 दिन का अतिरिक्त कोयला देने की पॉलिसी बनाई गई। करीब 8,000 गांवों को इलेक्ट्रिफिकेशन में सफलता भी मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने चुनौतियां नहीं हैं। 2019 तक डिस्कॉम्स को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। 24 घंटे बिजली देने के लिए वर्तमान क्षमता से 40% ज्यादा बिजली पैदा करनी होगी, जिसके लिए सरकार को डिस्कॉम्स की हालत में सुधार बड़ी चुनौती होगी। उदय योजना का क्या असर होगा, यह अभी देखना बाकी है। क्या बॉन्ड के जरिए डिस्कॉम्स पैसा इकट्ठा कर पाएंगे? मैं समझता हूं कि उदय स्कीम जो है इसेंशियली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फ़ायदे के लिए है, क्योंकि अदरवाइज़ उनके ये एनपीएस थे। जो एटीएनसी लॉसेस हैं वो कंसिस्टेंटली हाई हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई है। सदर्न रीजन की हालत अच्छी है, वेस्टर्न की अच्छी है, मगर ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन की हालत नहीं ठीक है। और मेरे विचार में सबसे पहला रिक्वायरमेंट किसी को ये कंसेशन देने के लिए ये होना चाहिए था कि वो 100% मीटरिंग करें, ताकि कोई भी बिजली बिना मीटर के नहीं बेची जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले साल के दौरान रेल मंत्रालय ने कई नई परियोजनाएं और मुख्य सुधारों का दावा किया है। 2015-2016 के दौरान आय में 12% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2014-2015 की तुलना में इसमें 19% की गिरावट आई है। रेल मंत्रालय ने बायो टॉयलेट, साफ सफाई, आदर्श स्टेशन योजना, क्लीन माई कोच, टिकटों की कालाबाजारी को रोकने जैसे कदम उठाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे रेलवे के हालात बदले? रेल मंत्रालय ने महामना एक्सप्रेस, तेजस, गतिमान जैसी नई ट्रेनों को चलाने का ऐलान भी किया, लेकिन लोगों को लगता है कि इनका किराया भी ज्यादा है। इसी कैटेगरी की ट्रेन, ये तेजस कैटेगरी की ट्रेन थी जिसका नाम पहले वाली का गतिमान है, जो आगरा के लिए चली है। हम ये अपेक्षा करते हैं और हमारी ऐसी उम्मीद है कि जून जुलाई में हमको आरसीएफ से एक नया रेक और मिल जाएगा जो तेजस होगी, और इस तेजस ट्रेन को फिर चलाने की तैयारियां पूरी हो रही हैं तेजस में। लेकिन इस बार जो रेक होगा वो डिफरेंट होगा, ये गतिमान से डिफरेंट होगा, इसके इंटीरियर्स भी डिफरेंट होंगे, इसकी कलर स्कीमिंग डिफरेंट होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंडियन रेलवे को 9.10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की जरूरत होगी। रेलवे के सामने दिक्कत यही है कि आखिर ये फंड आएगा कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उदय योजना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट इन्हीं की है, इन्हीं से अब ग्राउंड जीरो का फीडबैक भी लेते हैं। प्रकाश, मेरे पास आंकड़े बहुत हैं,
10 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब, पावर प्लांट में 23 दिन का एक्स्ट्रा कोयला रिजर्व, 8000 गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन जरा आप रियलिटी बताइए ग्राउंड जीरो से, जहां आप खड़े हैं वो कौन सी जगह है और वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, बिजली को लेकर, उनके घर का बल्ब जला कि नहीं जला, जरा बताइए। जी बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक ऐसे गांव में हूं। 2 महीने पहले यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है, पोल्स लगे हैं, वायर्स लगे हैं। लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार है कि यहाँ पे बिजली आ रही है। हमारे साथ देखिए ये लोग हैं, यहाँ के इस गांव के रहने वाले लोग, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बदलाव हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बिजली आई है, लोगों के लाइफ में किस तरह का सुधार हुआ है। सर, आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आपको क्या 2 साल हुए हैं सरकार को, किस तरह के बदलाव नजर आ रहे हैं और कितनी बिजली आ रही है? काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं और लाइट भी आ रही है, और जैसे ये गैस कनेक्शन है उज्ज्वला वाले, ये भी मोदी सरकार की तरफ से मिल रहे हैं लोगों को, और भी बहुत कुछ बदलाव है। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप देखिए नए नए पोल्स लगे हैं, बिजली आई है, आपको लगता है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात बदले हैं? बहुत बदलाव है सर, बहुत बदलाव। कितनी बिजली आती है? 12-14 घंटे तो आती है। 12-14 घंटे आती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 12-14 घंटे की बिजली आती है, जहां पहले बिजली नहीं आती थी, और आज़ादी के बाद इस तरह के पहली बार हो रहा है इस गांव में कि इस तरह के हालात बदले। आपको क्या लगता है कि और क्या करने की ज़रूरत है? जो सुधार हुए हैं इलेक्ट्रिफिकेशंस को लेकर, उसमें आपको लगता है कि ये काफ़ी है, इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है? हाँ, ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो लो वोल्टेज जो है वो बहुत लो है, जिससे सुविधा नहीं मिल पा रही है। विकास, मतलब चलिए आप जहां पर है वहां पर तो बीते 2 सालों में उनकी जिंदगी में बदलाव आया है इस उदय योजना की वजह से। लेकिन समीर, जरा जल्दी से बताइए रेलवे का कितना कायाकल्प हुआ, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करेंगे। नई दिल्ली स्टेशन पर हम मौजूद हैं, तमाम यात्री इस वक्त हमारे साथ हैं और सीधा उनसे जानेंगे कि आखिर 2 साल में कितनी बदली है भारतीय रेलवे की तस्वीर। आप लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, 2 साल में कुछ विजिबल चेंज आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा है हमने विजिबल चेंज। ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी में भी काफ़ी फ़र्क है, एंड ये अच्छी बात है कि ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी में फ़र्क है। और बस ये थोड़ी जो वेटिंग लिस्ट की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सॉल्व होनी चाहिए। जो थोड़ी हम हफ्ते पहले रिजर्वेशन कराने की भी ये जो प्रॉब्लम है वेटिंग लिस्ट में, ये थोड़ी सॉल्व हो जानी चाहिए। कंफर्म टिकट अभी प्रॉब्लम है, लेकिन साफ़ सफाई जिस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, फ़र्क नज़र आता है। साफ़ सफाई में जहाँ तक हम देखा जाएगा कि जो फर्स्ट क्लास की जो सीट्स हैं या ट्रेन्स हैं उनमें हमें नज़र आती है। जो सेकंड क्लास या जनरल क्लासेस हैं जो आम जनता के लिए, उनमें ना तो कोई साफ़ सफाई है और ना ही कोई मेजर परिवर्तन है कि जो हमें बहुत अच्छा नज़र आता हो। यात्रा अनुभव बदली है क्या आपके मुताबिक इन 2 सालों में? अनुभव में बहुत बदलाव आया है। लोग अभी बहुत ट्रैवल की, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो अभी स्टेशन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, वेटिंग रूम बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, और साफ़ सफाई में भी स्टेशन की बहुत फ़र्क है उसमें। मतलब समीर, साफ है यहाँ पर कि रेलवे में भी लोगों को चेंजेस दिख रहे हैं। मदन साहब नवी से एक छोटा सा कमेंट आपसे, रेलवे हो या उदय योजना हो, इसको लेकर आपका क्या कमेंट है एज एन एक्सपर्ट? मदन साहब नवीस, अगर हम रेलवेज देखेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स विच इज, रेलवेज इज गोइंग टू बी द मेजर सेक्टर विच इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो इसी पे हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जो आपने पहले भी बताया इज अ केस ऑफ फंडिंग। अभी अगर हम रेलवेज को देखेंगे, दे डोंट हैव इनफ मनी एंड देयरफॉर आई थिंक थिंग्स हैव गॉटन हेल्ड अप। अगर आप उदय का स्कीम देखेंगे, ये भी पहले हमारे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था कांग्रेस की जमाने में, उस समय भी ऐसा ही सिमिलर स्कीम था। लेकिन प्रॉब्लम जो है कि डिस्कॉम्स डोंट मेंटेन देयर पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, क्योंकि उनको टैरिफ्स को रेज करना है, दे आर सपोज टू कट डाउन ऑन टीएनडी लॉसेस, वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी ये उदय स्कीम में लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस उनकी जिंदगी में आए हैं। हमने दिखाई एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हमने दिखाई मिस्टर सबनवीस, जहां पे लोगों ने कहा कि जहां बिजली का खंभा नहीं था वहां 14 घंटे लाइट आ रही। तो कहीं कुछ तो हो रहा है सरकार। बीएस नागेश, मैं आपके पास आऊंगा। क्या अगर आपसे हम पूछें, और क्योंकि हम सभी 10 योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो स्किल को लेकर है, स्किल बढ़ाने को लेकर है, तो आपको लगता है कि हर इंडस्ट्रीज में, जहां हर इंडस्ट्री चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़ी हो, वहां स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपके मुताबिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस गैप को कैसे कम किया जा सकता है? मिस्टर नागेश, आपका कमेंट। देखिए, गैप तो किया जा सकता है कम, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सपोज हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
अगर हमारे पास मैकेनिक्स एंड फिटर्स की ज़रूरत है तो हमें ये कहना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को स्किल करें, उनको इस तरह का जॉब दिलाएं, पर ये भी कहें कि यार अगर तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैकेनिक का काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा रोल है, कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो केवल स्किल डेवलपमेंट से नहीं होगा, रोल एनहांसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, रोल एनहांसमेंट भी बहुत जरूरी बात है। देवेंद्र शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा और एक फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि हमने मोदी सरकार की 10 बड़ी योजनाओं की बात की और बात यह कि 2 सालों में मोदी सरकार ने कितना काम किया इन 10 योजनाओं पर। जाहिर है अगर 5 साल की योजना बनाई जाती तो 2 साल में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक फाइनल कमेंट सर आपका इन 2 सालों पर मोदी सरकार के। देखिए, मोदी सरकार के 2 साल पूरे तो हो गए हैं और अभी 6 महीने में 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, जो कि उनकी आधी टर्म है अगर 5 साल रहते हैं तो। लेकिन आपको देखना यह है कि पिछले 2 साल मोदी सरकार के और 10 साल यूपीए सरकार के जीडीपी हमारी तकरीबन 7-8% के बराबर रही है, एवरेज रही है। उसके बावजूद भी जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं। हर एक चीज़ ट्रांसलेट करती है जॉब्स के अंदर। अगर जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं, 12 साल में अगर जॉब्स नहीं क्रिएट हुए हैं, तो ये इकोनॉमिक सोच को बदलना पड़ेगा। ये जो इकोनॉमिक सोच कहती है कि सिर्फ इंडस्ट्री जॉब क्रिएशन करती है, रियल एस्टेट या बाकी सेक्टर जो करते हैं वो गलत है। एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा। अभी गोल पोस्ट को बदलने की जरूरत है। आज दुनिया में भयंकर क्राइसिस है एम्प्लॉयमेंट का और वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जिस तरीके से ऑटोमेशन हो रही है, जिस देवेंद्र शर्मा, आपको लगता है इस बारे में कुछ भी नहीं हो रहा या हो रहा है तो दिख नहीं रहा? देवेंद्र शर्मा, आपको लगता है ये हो नहीं रहा इस बारे में कुछ, या हो रहा है तो वो भी टाइम लगेगा? दिखेगा भी नहीं, टाइम लगेगा नहीं। 12 साल तो हो गए, इससे ज्यादा और क्या टाइम? मोदी सरकार तो 2 साल से ना सर नहीं क्रिएट हो सकते, ये जानना चाहिए। जिन सेक्टर की हम बात करते हैं, जॉब्स क्रिएट होंगे तो एग्रीकल्चर में होंगे, वहां पर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, वहां पर हमारा फोकस नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया और सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया इस ग्राउंड रिपोर्ट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारा मकसद था कि हम इन 2 सालों के मोदी सरकार के कामकाज का इवैल्यूएशन आपके सामने रख सकें, ग्राउंड जीरो से एक हकीकत आपके सामने रख सकें। और जो हकीकत है, कंक्लूजन यही किया जा सकता है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया जाना बाकी है और अच्छा करने की का स्कोप तो हर वक्त रहता है। लेकिन बीते 2 सालों में बहुत कुछ ऐसे वादे किए गए जिन पर अभी और काम करना पड़ेगा मोदी सरकार को।